तो कल हमने पढ़ लिया था विद्युत धारा और उसका आवेश, है ना। यानी कि हमने कल आवेश को जाना था, है ना। ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़ा था भाई? विद्युत धारा। और विद्युत धारा में हमने आवेश को कल पढ़ा था, है ना। और क्या बताया था मैंने? विद्युत धारा क्या होता है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या है भाई विद्युत धारा? आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। बोलो, समझ में आ रही बात? या हमने बताया था किसी चालक द्वारा प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। या कह सकते हैं किसी चालक पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आ रही? या किसी चालक तार से प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, ठीक है। यानी कि किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का हमने सूत्र बताया था तुम्हें, I बराबर Q अपॉन T। जहां I क्या है? विद्युत धारा है, विद्युत धारा। Q का क्या है यहां पे? आवेश। और T यहां पे क्या है? समय। ठीक है, ये कल हमने बता दिया था। और आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। और समय का मात्रक है सेकंड। इसका मतलब है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का क्या मात्रक बताया था मैंने तुम्हें कल? विद्युत धारा का मात्रक होता है मात्रक कूलाम प्रति सेकंड। बोलो, समझ में आ रही है? या फिर इसका मात्रक क्या हो सकता है? एम्पियर। ये हम कल देख चुके थे। ठीक है, और इसके बाद में हमने पढ़ा था आवेश। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के स्रोत। क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा के स्रोत। क्या होते हैं विद्युत धारा के स्रोत? स्रोत का क्या अर्थ होता है? जिनसे विद्युत धारा प्राप्त की जा रही हो उसको हम विद्युत धारा के स्रोत कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा के स्रोत। विद्युत धारा के स्रोत कितने होते हैं? विद्युत धारा के दो स्रोत होते हैं। कितने होते हैं? दो स्रोत। विद्युत धारा के कितने स्रोत? दो। एक होता है विद्युत सेल और दूसरा होता है जनित्र, बोल दो या बोल दो जनरेटर। जनरेटर। ठीक है, तो विद्युत धारा के स्रोत कितने? दो। एक होता है विद्युत सेल और एक होता है जनित्र। ठीक है, और विद्युत सेल भी होती हैं दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं?
ये भी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राथमिक सेल और एक होती है द्वितीयक सेल। बोलो यहां तक समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो विद्युत धारा के स्रोत क्या होते हैं? दो स्रोत होते हैं, एक होता है विद्युत सेल और एक होता है जनित्र, जिसको जनरेटर आप बोलते हो। और विद्युत सेल भी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत सेल। क्या होती है विद्युत सेल? सबसे पहला प्रकार हम देख लेते हैं विद्युत सेल। क्या होती है विद्युत सेल? तो विद्युत सेल क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करती है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। बोलो जहां तक समझ में आ रही है? तो जो विद्युत सेल होते हैं उनमें क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा, और उस रासायनिक ऊर्जा को ये किस में परिवर्तित कर देती हैं? विद्युत सेल में परिवर्तित कर देती है। जैसे कि तुमने अपने घर में इन्वर्टर देखा होगा और उस पर एक बैटरा लगा होता है, तो वो क्या होती है? सेल होती है ना, ठीक है। और तुमने मोबाइल में देखी होगी एक बैटरी, वो भी क्या होती है? सेल। तुमने टॉर्च में जो प्रयोग करते हो बैटरियों का, यानी कि सेल का प्रयोग करते हो, और तुम घड़ी में भी देखते हो, उसमें भी सेल होती है ना। तो ये क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देती हैं? विद्युत ऊर्जा में बदल देती हैं, ठीक है। क्या होती है भाई सेल? देखो, तो सेल क्या होती हैं? सेल के अंदर दो धातुओं की क्या होती हैं? धातुओं की अलग अलग, दो धातुओं की अलग अलग क्या होती हैं? छड़ें होती हैं, ठीक है। जो विद्युत सेल होती हैं उनके अंदर क्या होती है? दो धातुओं की छड़ें होती हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे तुम्हारे घर के अंदर बैटरा होता है, उसमें तुम देखते हो दो ऐसे धातु के रॉड लगे होते हैं ना। तो ये दोनों धातु के क्या हैं? ये छड़ें हैं जो बैटरी के अंदर होती हैं ना। और दोनों कैसी होती हैं? अलग अलग धातु से बनी होती हैं, ठीक है। कैसे बनी होती है? अलग अलग धातु से। एक धातु अलग और दूसरी धातु अलग, यानी दोनों अलग अलग प्रकार के धातु होती हैं। इन छड़ों को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। इन दोनों छड़ों को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं इनको? इलेक्ट्रोड, या इंग्लिश में बोलते हैं इनको इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं इनको? इलेक्ट्रोलाइट। तो विद्युत सेल के अंदर दो अलग अलग धातुओं की छड़ें होती हैं और उन छड़ों को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। बोलो यहां तक समझ में आ रही है बात? क्या कहते हैं उनको? इलेक्ट्रोड। और ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है अलग अलग धातुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब तुमने देखा होगा कि जिस बर्तन में ये रखी होती हैं, जिस बर्तन में रखी होती है, एक विलयन के अंदर डूबी होती है। उसमें क्या है? एक विलयन भरा होता है, एक पदार्थ भरा होता है। इस पदार्थ को हम कहते हैं विद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं इसको? विद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं इसको? विद्युत अपघट्य। तो बैटरी के अंदर जो विलयन भरा हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। बोलो यहां तक समझ में आ रही? और जब हम इन इलेक्ट्रोडों को विद्युत अपघट्य में डुबोते हैं तो इन पर क्या होता है? जिस इलेक्ट्रोड पर धनावेश इकट्ठा हो जाता है, जिस इलेक्ट्रोड पर धनावेश इकट्ठा होता है, उसको हम एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एनोड। तो जिस पर धन इकट्ठा हो जाता है, धन चार्ज इकट्ठा हो जाता है, उसको हम एनोड कहते हैं, ठीक है। और जिस इलेक्ट्रोड पर माइनस चार्ज इकट्ठा होता है, उसको हम बोलते हैं कैथोड। बोलो बच्चों, यहां तक बात समझ में आ रही है? इसका मतलब हो गया कि विद्युत सेल के अंदर जो है दो प्रकार के इलेक्ट्रोड मिलते हैं। दो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड को शायद थोड़ा सही लिख देंगे।
इलेक्ट्रोड या फिर इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। दो प्रकार के होते हैं, एक जिस पर धन चार्ज इकट्ठा होता है उसको हम बोलते हैं एनोड, बोलो समझ में आ रही है, और जिस पर माइनस चार्ज इकट्ठा होता है उसको हम बोलते हैं कैथोड। बोलो यहां तक समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो विद्युत सेल के अंदर दो धातु की छड़ें होती हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड कितने होते हैं? दो होते हैं। जब हम इनको वैद्युत अपघट्य में डुबोते हैं तो इन पर क्या होने लगता है? आवेश इकट्ठा होने लगता है। जिस इलेक्ट्रोड पर धन आवेश इकट्ठा होता है उसको हम एनोड कहते हैं, और जिस पर माइनस होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। बोलो यहां तक समझ में आ रही है? यदि हम इन इलेक्ट्रोडों को किसी चालक तार से जोड़ दें, किससे जोड़ दें? चालक तार से। मान लो यहां पर हमने चलो बल्ब भी लगा लिया एक, ठीक है। तो इनमें क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की गति होने लगेगी, है ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की गति होने लगेगी और इसमें विद्युत धारा क्या होने लगेगी? प्रवाहित होने लगेगी, ठीक है। कैसे होने लगेगी भाई? इलेक्ट्रॉनों की गति कैसे होगी? तो देखो इलेक्ट्रॉनों की गति कैसे होगी? इलेक्ट्रॉनों की गति होगी किधर? कैथोड से एनोड की ओर। बोलो समझ में आ रही है? कैथोड से एनोड की ओर। समझ में आ रही बात? और प्लस धनावेश किधर को होने जाने लगेगा? प्लस धनावेश की गति किधर होने लगेगी? एनोड से कैथोड की ओर। समझ में आ रही? बोलो बात। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण इस चालक में क्या होगी? विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। बोलो यहां तक समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो विद्युत सेल क्या होती है? विद्युत सेल क्या होती है? इसमें दो धातुओं के क्या होते हैं? छड़ें होती हैं। इन छड़ों को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड किस में डूबे होते हैं? वैद्युत अपघट्य में। वैद्युत अपघट्य क्या है? जो बैटरी है उसके अंदर जो विलयन भरा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। और जब इन इलेक्ट्रोडों को इस विद्युत अपघट्य में डुबोया जाता है तो ये क्या होने लगती है? इस वैद्युत अपघट्य में क्या होने लगता है? विद्युत अपघटन होने लगता है। और इनसे क्या होता है? जिस पर धनावेश इकट्ठा हो जाता है उसको हम एनोड कहते हैं, और जिस पर माइनस इकट्ठा होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। ठीक है भाई? समझ में आ रही बात? ठीक है। चलो एक बार हम आवेश की गति और देख लेते हैं कि आवेश की दिशा क्या होती है। इसको मैं समाप्त कर दूं। आवेश की दिशा और देख लो पहले। आवेश की दिशा, या कह दो विद्युत धारा की दिशा। ठीक है। तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? यहां पे देखो, मान लो ये मैंने दो जो है छड़े ले लिए, एक पर प्लस चार्ज है और एक पर माइनस चार्ज है। बोलो यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है। यदि मैं इनको आवेशित कर दूं, मान लो किसी के अंदर डूबी हुई है वैद्युत अपघट्य, मान लो हमने बैटरी ले ली है, यदि मैं इनको आवेशित करूं तो क्या होगा? धन सिरे से इलेक्ट्रॉन किधर जाने लगेंगे? यानी कि एनोड से किधर जाने लगेंगे? कैथोड की ओर। ठीक है। बोलो समझ में आ रही है? एनोड से किधर जाने लगेंगे? कैथोड की ओर। ठीक है। यानी कि धन जो है, वो जो धन है वो किधर जाने लगेगा? माइनस की ओर। यानी कि एनोड से जो है वो कैथोड की ओर जाने लगेगा। बोलो यहां तक समझ में आ रही है बात? ये क्लियर आ रहा? ठीक है। क्लियर हो रही है? और विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो भी जिधर को धन की दिशा होती है, विद्युत धारा की दिशा भी उसी ओर होती है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन किधर जाने लगेंगे? धन से माइनस की ओर, सॉरी माइनस से प्लस की ओर। यानी कि इलेक्ट्रॉन किधर जाने लगेंगे? प्लस की ओर। बोलो समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या है कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। समझ में आ रही बात?
तो लिख देता हूं, विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है? विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति या दिशा के विपरीत होती है। या कह सकते हो विद्युत धारा की दिशा धन आवेश के चलने की दिशा के समांतर होती है। बोलो यहां तक समझ में आ रही है बात? दोनों पॉइंटों में से आप किसी को भी लिख सकते हो। या तो लिख सकते हो विद्युत धारा की दिशा जो है वो इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत होती है, ठीक है। या लिख सकते हो विद्युत धारा की दिशा धन आवेश के चलने की दिशा के समांतर होती है। बोलो यहां तक समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आ गई? तो विद्युत धारा किधर को बहती है? इलेक्ट्रॉन के विपरीत, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन तुम्हारे इस ओर गति करेंगे तो विद्युत धारा इसके विपरीत गति करेगी। ठीक है, बोलो समझ में आ रही है? क्लियर? या फिर दूसरा देख लो, यदि धनावेश इस डायरेक्शन में होगा तो विद्युत धारा भी इस डायरेक्शन में होगी। बोलो यहां तक समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो दोनों पॉइंट क्लियर हैं? तो अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। तो विद्युत सेल हमने पढ़ ली क्या होती है। विद्युत सेल के प्रकार पढ़ते हैं। विद्युत सेल होती है कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होती है प्राथमिक और एक होती है द्वितीयक। एक होती है प्राथमिक सेल। विद्युत सेल के प्रकार, तो विद्युत सेल भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है प्राथमिक सेल और एक होती है द्वितीयक सेल। बोलो यहां तक समझ में आ रही है बात? प्राथमिक सेल क्या होती हैं भाई? प्राथमिक सेल वो होती हैं जिनको दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता, ठीक है। इनका प्रयोग सिर्फ एक बार होता है ना, पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। ऐसी सेलें या ऐसी सेल जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, प्राथमिक सेल कहलाती है। बोलो यहां तक समझ में आ रही है बात? यानी कि प्राथमिक सेल को दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता, यानी इनको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। तुमने मोबाइल की बैटरी देखी होगी। मोबाइल की बैटरी को हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, इसलिए मोबाइल की बैटरी प्राथमिक सेल तो हो नहीं सकती, तो उनको बार बार आवेशित नहीं कर सकते। मोबाइल की सेल क्या होगी? द्वितीयक सेल होगी, है ना। लेकिन हम कर रहे हैं प्राथमिक सेल की बात, तो प्राथमिक सेल को हम बार बार आवेशित नहीं कर सकते, ठीक है। बोलो समझ में आ रही है? जैसे कि इनके उदाहरण देख लेते हैं प्राथमिक सेल के। प्राथमिक सेल के उदाहरण देख लो, जैसे कि तुम्हारी लैक्लांसी सेल, जैसे कि तुम्हारी डेनियल सेल और तुम्हारी वोल्टेज सेल और तुम्हारी शुष्क सेल और एक है तुम्हारी बटन सेल। तो ये कुछ उदाहरण है प्राथमिक सेल के। तो इनको दोबारा हम चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इन्हें दोबारा यूज करना है तो इनके अंदर जो वैद्युत अपघट्य है उसको निकालकर दोबारा बदलना पड़ेगा, तब इनको हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तब इनको हम क्या कर सकते हैं? दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक सेल को हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते।
उदाहरण क्या है? लैक्लांसी सेल कैसी है? प्राथमिक सेल है। डैनियल सेल, वोल्टेज सेल, शुष्क सेल और बटन सेल ये कैसी हैं? प्राथमिक सेल है, और इनको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, और देख लेते हैं कुछ। प्राथमिक सेल का जो प्रतिरोध है, या कह दो आंतरिक प्रतिरोध, वो क्या होता है? अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक होता है, और इनको दोबारा आवेशित नहीं कर सकते। और इनका उपयोग हम किस में करते हैं? इनका उपयोग भी देख लो, जैसे कि तुम्हारी टॉर्च और घड़ी और तुम्हारा रिमोट, और तुम जानते हो। ठीक है, तो टॉर्च, घड़ी, रिमोट में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो जो घड़ी, टॉर्च और रिमोट में सेल प्रयोग की जाती है उनको हम प्राथमिक सेल कहते हैं। द्वितीयक सेल देख लो। द्वितीयक सेल को हम क्या कर सकते हैं? पुनः आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इनका निरावेशन हो सकता है। बोलो, समझ में आ रही है? यानी कि डिस्चार्ज हो सकती हैं और पुनः आवेशित भी हो सकती हैं। तो ऐसी सेल जिनको हम पुनः आवेशित कर सकते हैं, ऐसी सेलों को हम द्वितीयक सेल कहते हैं। बोलो, यहां तक समझ में आ रही है बात? ऐसी सेलों को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल कहते हैं। और इनका प्रतिरोध जो है, इनका प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। कैसा होता है? कम। और इनके उपयोग की बात करें तो जितने भी वाहन हैं, वाहनों में प्रयुक्त होने वाली जो बैटरी है, वो कैसा उदाहरण है? द्वितीयक सेल। ठीक है, और जो इन्वर्टर पर हम यूज करते हैं, इन्वर्टर पर जो हम यूज करते हैं अपने घरों में, उस सेल को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल कहते हैं। बोलो, यहां तक समझ में आ रही है बात? इतनी बात समझ गए? ठीक है, समझ में आ रही है? अब ये बैटरी में ये जान लो कि इसमें धारा कौन सी बहती है। बैटरियों में धारा जो बहती है वो कैसी बहती है? डीसी। ठीक है, कौन सी बहती है? डीसी। यानी कि इनमें जो करंट बहता है वो कैसे बहता है? इसे हम विद्युत धारा के प्रकारों में पढ़ेंगे, डीसी और ईसी को। ठीक है, डीसी को बोलते हैं हम डिस्ट धारा या बोलते हैं डायरेक्ट करंट, है ना। और एक हम पढ़ेंगे एसी, इसे हम विद्युत धारा के प्रकारों में पढ़ेंगे अगले टॉपिक पे ना। तो इनमें कौन सी धारा होती है? डीसी धारा होती है। ठीक है, और डीसी धारा को यदि एसी में परिवर्तित करना हो तो हमारा क्या है? इन्वर्टर। ठीक है, डीसी को अगर हमें एसी में परिवर्तित करना तो हम किसका प्रयोग करते हैं अपने घरों में? साधारण तरीके से तुम देखते हो इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं ना। तो इसको हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, हम इसको पढ़ेंगे, है ना। तो यहां तक समझ में आ गया? तो विद्युत धारा विद्युत सेल के प्रकार दो होते हैं, एक प्राथमिक, एक द्वितीयक। और प्राथमिक सेल कौन सी होती है? जिनको हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते, है ना। इनका प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है। इनका उपयोग हम टॉर्च में, घड़ी में और रिमोट आदि में करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी हो सकती है? लैक्लांसी, डैनियल, वोल्टेज, शुष्क और बटन, ये सेलें कैसी होती हैं? ये प्राथमिक सेलें होती हैं। यानी कि इनका उपयोग हम सिर्फ एक बार कर सकते हैं। दोबारा कैसे कर सकते हैं? यदि हम इसके वैद्युत अपघट्य को निकालकर उसका वैद्युत अपघट्य हम चेंज कर दें, ठीक है, यानी इनके अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है, जो विलयन भरा हुआ है, उसको हम बदल दें तो इसका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं, वरना इसको पुनः हम आवेशित नहीं कर सकते। द्वितीयक सेल इनको पुनः आवेशित कर सकते हैं, यानी कि निरावेशित हो सकती हैं, डिस्चार्ज हो सकती हैं, दोबारा चार्ज हो सकती हैं। तो ऐसी सेलों को हम द्वितीयक सेल कहते हैं। ठीक है, इनका प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, प्रतिरोध कम होता है तो धारा आसानी से बह सकती है। ठीक है, इनका उपयोग हम जितने वाहन हैं उनके अंदर जो बैटरियां होती हैं वो सब कैसे एग्जाम्पल है द्वितीयक सेल का, है ना। और इन्वर्टर, जो घर इन्वर्टर पर हम बैटरी लगाते हैं, वो क्या है? वो द्वितीयक सेल का उदाहरण है। बोलो, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये थी हमारी विद्युत सेल। विद्युत सेल दो प्रकार की हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल क्या था? जनरेटर। और जनरेटर क्या होता है? जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
बदलता है। बोलो समझ में आ रही है बात? ठीक है, समझ में आ रही है? तो यहां पे हम बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, चालक। ठीक है, ये धारा प्रवाहित होने के लिए हम बार बार चालक चालक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि पदार्थ जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, चालक भी हो सकते हैं और अचालक भी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? इसको देख लो एक बार, है ना। तो चालक पदार्थ कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के। चालक भी हो सकते हैं और अचालक भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं चालक क्या होते हैं। चालक है तो इसका मतलब इसमें क्या हो सकती है? विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, इसलिए तो चालक कहते हैं इसको। और चालक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर क्या होते हैं, चालक क्या होते हैं? तो ऐसे चालक या ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है या इनमें विद्युत धारा आसानी से चल सकती है, उनको हम चालक कहते हैं। और चालक कौन होते हैं? जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बोलो समझ में आ रही बात? या ऐसे लिख सकते हो, ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं या मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है या ऐसे पदार्थ जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है या जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, चालक कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बोलो बात? ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह सरलता से हो सकता है, चालक कहलाते हैं। बोलो यहां तक बच्चों समझ में आ रही बात? या लिख सकते हो, ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं चालक कहलाते हैं। बोलो समझ में आ रही बात? यहां तक समझ में आ रही बात? एक बात और ध्यान रखो, जिन पदार्थों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी ज्यादा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ज्यादा, उनका प्रतिरोध क्या होगा? ये प्रतिरोध भी हम पढ़ाएंगे। प्रतिरोध है क्या? प्रतिरोध क्या होगा उनका? कम। और जिनका प्रतिरोध कम होगा उसमें विद्युत धारा क्या बहेगी? आसानी से, है ना। और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी कम, उनका प्रतिरोध बच्चों क्या होगा? ज्यादा होगी, यानी कि विद्युत धारा इनमें कम बहेगी। समझ में आ रही है बोलो बात यहां पे? ठीक है, तो जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिलती है ज्यादा, उनका प्रतिरोध होता है कम और उनकी चालकता क्या होती है? ज्यादा होती है, सर्वाधिक होती है। ठीक है, और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है उनका प्रतिरोध होता है ज्यादा और उनमें विद्युत धारा का प्रभाव भी क्या होता है? कम होता है। ठीक है, यानी कि उनकी चालकता क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो चालकता किस पर निर्भर करती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर। मुक्त इलेक्ट्रॉन यदि ज्यादा है तो उसका प्रतिरोध क्या है? कम है, और कम है तो उसकी चालकता क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कम है तो चालक प्रतिरोध हो जाएगा ज्यादा, और ज्यादा प्रतिरोध हो जाएगा तो उसकी चालकता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बोलो यहां तक समझ में आ रही है बात? इतनी बात समझ में आ गई? इसके एग्जाम्पल ले लें। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कि सभी धातु, जितने भी धातु हैं उनमें क्या होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक मिलती है, इसलिए सभी धातु क्या होते हैं? चालक होते हैं। बोलो यहां तक समझ में आ रही है बात? सभी धातु क्या होते हैं? चालक होते हैं। और जैसे कि तुम ले सकते हो उसमें पारा, जैसे ले सकते हो चांदी, जैसे ले सकते हो लोहा, जैसे ले सकते हो तांबा। ये क्या है? सब धातु है ना। पारा धातु है नहीं है? और ये कैसा धातु है? ये एकमात्र ऐसा धातु है जिसके अंदर
जो क्या मिलता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये भी बात ध्यान रखो। पारा क्या है, पारा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में मिलता है, ठीक है। और चांदी क्या है भाई, चांदी सर्वाधिक चालकता व्यक्त करती है। सबसे ज्यादा चालकता किसकी होती है, चांदी की। यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह सबसे ज्यादा किसमें हो सकता है, चालक, चांदी में। क्यों हो सकता है, चांदी की चालकता क्यों ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इनका प्रतिरोध कम है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, ठीक है, इसलिए इसकी चालकता भी क्या होती है, सर्वाधिक होती है। उसके बाद तुम्हारा तांबा है ना, बोले यहां तक समझ में आ रही है बात, ठीक है। अगर चांदी के तार लगा दिए जाएं तो विद्युत धारा का प्रभाव उसमें बहुत तेजी से होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से बहेंगे। लेकिन चांदी के तारों को क्या काट के ले जाएंगे चोर, है ना, है कभी पता लगे, है ना। और कुछ अधातु भी होते हैं, अधातु भी देख लेते हैं। अधातु जैसे कि तुम्हारा ग्रेफाइट, बच्चों ग्रेफाइट भी जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। तो चालकों को हम सुचालक भी कहते हैं। तो ऐसे चालक, ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती हो, उन्हें हम चालक या सुचालक कहते हैं। यहां तक समझ में आ रही है बात। तो अधातु जैसे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है, अधातु है। और एक बात और, ग्रेफाइट क्या है, कार्बन, है ना, कार्बन का प्ररूप है ना। और इससे क्या होती है, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, सही है। तो ग्रेफाइट से भी क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं। और देख लो भाई, अम्लीय, क्षारीय और लवणीय जो विलयन होते हैं, इनसे भी क्या हो सकता है, विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, ठीक है भाई। तो अम्ल, क्षारीय या लवणीय जो विलयन होते हैं, उनसे भी विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है। और यहां तक बात समझ में आ रही है भाई, ठीक है। और पृथ्वी भी क्या होती है, अगला देखो, पृथ्वी भी क्या होती है, हमारी जो पृथ्वी है वो भी क्या होती है, एक चालक के रूप में कार्य करती है ना। यानी कि इससे भी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये चालक के उदाहरण तुम्हारे हो गए। तो चालक कह दो या सुचालक कह दो या कंडक्टर कह दो, बात एक ही है। तो जिनसे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है, ऐसे पदार्थों को हम चालक या सुचालक कहते हैं, ठीक है। और इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा मिलती है, ठीक है। और जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा मिलेगी तो उनका प्रतिरोध कम होगा, और प्रतिरोध कम होगा तो धारा भी उतनी आसानी से बहेगी। और यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा और धारा में क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल हमने देख लिए सभी धातुएं, धातुओं में कुछ हमने देख लिए, पारा, चांदी, लोहा, तांबा। पारा क्या है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। चांदी क्या है, सबसे ज्यादा चालकता मिलती है इसकी, ठीक है। और तुम्हारा अधातु जो ग्रेफाइट है वो भी विद्युत का सुचालक होता है। पेंसिल में मिलने वाला जो ग्रेफाइट है, पेंसिल का जो सिक्का होता है, उसको, उसमें क्या हो सकती है, विद्युत धारा प्रवाहित, है ना। अम्लीय, क्षारीय, लवणीय जो विलयन, इनके जो जलीय विलयन होते हैं, उनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। बोलो समझ में आ गई। और ये तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा पृथ्वी भी जो है, ये क्या है, सुचालक है ना। इसके बाद देख लेते हैं, इसे देख लो एक बार, है ना। चलो इसके बाद देखते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं अचालक। अचालक कह दो या कह दो इनको कुचालक। बच्चों यहां पे ध्यान से देखो बेटा, जितना ध्यान से सुनोगे उतना ही समझ में आएगा, ठीक है। तो अचालक है, इसका मतलब इसका जस्ट उल्टा चालक का, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, उनको हम अचालक कहते हैं या कुचालक कहते हैं। इसका मतलब इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं मिलती है। और जब नहीं मिलती होगी तो इनका प्रतिरोध क्या होता होगा, बहुत ज्यादा होता होगा, ठीक है। और जब बहुत ज्यादा होता होगा तो क्या होता होगा, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, ठीक है, समझ में आ रही। तो कैसे पदार्थ जिनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अचालक या कुचालक कहते हैं। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है।
चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देख लो भाई। जैसे कि तुम्हारा सूखी लकड़ी, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा प्लास्टिक, जैसे तुम्हारा मोम, बोलो है क्या, बोल समझ में आ रही है? और क्या, जैसे कि तुम्हारी चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी का नाम सुना है? ठीक है, तो ये तुम्हारे होते हैं चालक। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं ना। तो जिनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती उनको हम अचालक कहते हैं। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे अर्धचालक और तुम्हारा अतिचालक क्या होते हैं। अर्धचालक को क्या होते हैं, वो चालक और अचालक के बीच के होते हैं ना। और अतिचालक क्या होते हैं, वो निम्न ताप पर अतिचालक हो जाते हैं ना। तो उनको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं ना, इतना ही काफी है। ठीक है, तो कल इसको रिपीट भी करेंगे, है ना। और कल अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे अर्धचालक और अतिचालक। ठीक है, चलो।